वेलकम बैक। पाकिस्तान जो है एक ज़रई मुल्क है और ये हमें कम से कम बताया जाता है, हमने पढ़ा है आज तक कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और मुल्क की तामीर और तरक्की में किसानों का कलीदी किरदार है। किसान हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली के रंग भरने के लिए कामयाब किसान प्रोग्राम शुरू किया है और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने साहिवाल का एक रोज़ा दौरा किया था और इस दौरान कामयाब किसान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। मुस्तहिक किसान को ट्रैक्टर की चाबी देकर यह इफ्तिताह किया गया और कामयाब किसान मंसूबा जो है कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर तले ही शुरू कर दिया। और मकसद इसका जो है वो यही है कि ज़रई शोबे से वाबस्ता नौजवानों को माली और तकनीकी मदद जो है वो फराहम की जाए। मंसूबे से किसानों को डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक और ज़रई शोबे में मुआवनत मिल सकेगी। और अहम बात है कि ट्रैक्टर जो पहले 20% सूद पर ज़मीन गिरवी रखवा कर सख्त शराइत पर मिलता था, अब वही ट्रैक्टर जो है कामयाब जवान स्कीम के तहत 3% सूद पर बगैर ज़मीन गिरवी रखवाए मिलेगा। तो इसमें वो किसान भी शामिल होंगे जो ज़मीन ठेके पर लेकर काश्त करते हैं, बिल्कुल, जो कि बड़ी तादाद में। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूस उस्मान डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर तले ही कामयाब किसान मंसूबा लॉन्च कर दिया गया। इस मंसूबे के जरिए ये बता दें कि नौजवान किसानों को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, कौन कौन अहल होगा? देखिए, मुझे दिली खुशी है, हमारा जो पिसा हुआ कमज़ोर किसान है उसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब किसान कामयाब जवान प्रोग्राम से एम्पावर करने जा रहे हैं। 3 से 4 ज़राअत के शोबे, डेयरी फार्म, लाइव स्टॉक, छोटे दरमियाने प्लांट्स ज़राअत के रिलेटेड, इन पे हम 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्ज दे रहे हैं अपने नौजवान किसानों को जिनकी उम्र 21 साल से 45 साल है। एक स्पेशल डायरेक्टर आप कह सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किसानों के लिए आसानियां पैदा की हैं कि वो ले सकें। 12 एकड़ ज़मीन पहले किसान को गिरवी रखानी पड़ती थी एक ट्रैक्टर देने के लिए, जो कमज़ोर किसान था जिसके पास वसाइल नहीं थे, और दूसरी तरफ तकरीबन 18 से 20% मार्कअप देना पड़ता था जिसकी कीमत 1.5 से 2 लाख थी। एक 10 लाख का ट्रैक्टर एक किसान को तकरीबन 12 लाख में मिल रहा था। फिर वो किसान जो पट्टे की ज़मीन पे काश्तकारी कर रहे थे, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, उनके लिए तो ये ट्रैक्टर एक ख्वाब था, वो लोग भी ये ट्रैक्टर ले सकेंगे। और उसके साथ साथ जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज हैं उनसे बात की गई है, वो मजीद इंशाल्लाह ताला इन किसानों को कामयाब किसान से डिस्काउंट देंगे, इंश्योरेंस का रेट नीचे होगा। आसानी के लिए हमने एक पोर्टल डेवलप किया है, kamyabjawan.gov.pk। जो भी मुझे सुन रहे हैं मेरे ये नौजवान किसान जो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं या इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं कामयाब किसान का, वो kamyabjawan.gov.pk पे जाएं और फॉर्म फिल करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरिट बेस्ड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, शफाफियत के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हिदायत है कि हमने इंशाल्लाह ताला अपने किसानों तक ये ट्रैक्टर भी और ये तमाम जिन फील्ड्स की मैंने बात की है कर्ज को इंशाल्लाह ताला हमने यकीनी बनाना है कि हमारा किसान जो है वो कामयाब भी हो और ज़िंदगी में आगे भी बढ़े। बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा कि इस प्रोग्राम के तहत जो कामयाब किसान प्रोग्राम है उसके तहत सस्ती या कर्ज पर खाद, अच्छे बीज मिल सकेंगे और जदीद फार्मिंग के तरीकों से भी रोशनास कराया जा सकेगा, क्योंकि जो नौजवान हैं उनको अपग्रेड करना बड़ा ज़रूरी है कि वो लेटेस्ट जो तरीके हैं उसके मुताबिक काश्त कर सकें। देखिए, हमारा कामयाब जवान हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम जिसमें हम टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं और आज 550 के करीब पूरे पाकिस्तान में टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में 37,000 से ज़्यादा नौजवान टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, जिसमें हम डेयरी फार्म की मैनेजमेंट कह लें, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज करवा रहे हैं और हम इसको मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हदायत की रोशनी में। और इसके साथ साथ मैं जैसे आपको पहले कह रहा था, हम लाइव स्टॉक में दे रहे हैं किसानों को पैसे, डेयरी फार्मिंग के लिए दे रहे हैं ताकि वो ज़राअत के मैदान में बड़े ज़मींदारों का मुकाबला कर सकें। ठीक है उस्मान डार साहब, कामयाब नौजवान प्रोग्राम की बात कर लें तो आपने पहले भी बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं, जैसे कि कर्जा स्कीम, और कर्जा स्कीम के हवाले से कल एक खातून की कॉल भी आई थी, वो कहती थी कि हम तो कर्जा लेने बैंक में गए लेकिन हमें कर्जा नहीं मिल सका। वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो कॉल की गई, खैर इन मंसूबों में आपको किस कदर कामयाबी मिल सकी और इस मंसूबे से जो अब किसानों के लिए मंसूबा सामने आया, क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, खाद और बीज एज सच मैं समझता हूँ जब इनको कारोबार करने के लिए पैसे दे दिए जाएंगे, जैसे डेयरी की या मैंने लाइव स्टॉक की बात की है, या ज़राअत के शोबे में जिस एरिया में भी ये बिजनेस करना चाह रहे हैं,
तो वो ऑटोमेटिकली खाद भी ले सकेंगे जब वो कारोबार करने जा रहे हैं, या जिस तरह का भी वो ज़राअत में समझते हैं कि हमने आगे बढ़ने के लिए कारोबार। अच्छा, ये बताइएगा कि अपने वादों के मुताबिक तहरीक इंसाफ इंतखाबात से कबल 1 करोड़ नौकरियां देख सकेगी, क्योंकि जो कामयाब जवान हैं, नौजवान प्रोग्राम वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नौजवानों को असल में तो चाहिए रोज़गार, ताकि वो बरसर रोज़गार हों, उनको मुलाजमतें मिले, जो कि वादा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। देखिए, कामयाब जवान जो हमारी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम थी, उसका आगाज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2019 के आखिर में तकरीबन 17 अक्टूबर को किया। 3 से 4 माह दरकार थे फिल्टरेशन के लिए, जो उम्मीदवार स्कोर कार्ड पे पूरा उतरेंगे उनको कर्ज देने के लिए। फरवरी मार्च में जैसे ही हमने कर्ज़ों की तकसीम का आगाज़ किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2020 फरवरी मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, साथ ही जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना पेंडेमिक का सामना था, हमारे 6 से 7 माह आप कह लें ज़ाया हो गए। कामयाब जवान प्रोग्राम स्लो डाउन हो गया, सुस्त रवि का शिकार हो गया। ना ही बैंक्स काम कर रहे थे, तकरीबन तमाम बैंक्स बंद थे, ना ही थर्ड पार्टी जाकर इंस्पेक्शन कर सकती थी ग्राउंड पे। टेलीफोन कॉल्स पे जो इंटरव्यू किए जा रहे थे वो भी स्लो कर दिए गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 से 4 माह में कामयाब जवान के चेकों की तकसीम में, कर्ज़ों की तकसीम में तेज़ी आई है, और मैं आपको कौम को बताना चाहता हूँ 5 अरब रुपए से ज़्यादा रकम हम नौजवान में तकसीम कर चुके हैं, जिसमें 7,000 से ज़्यादा छोटे बड़े कारोबार करने में नौजवान कामयाब हुए। तकरीबन आप कह सकते हैं 40 से 45 हज़ार नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा किया गया अब तक की जो हमारी है, और इंशाल्लाह ताला तकरीबन हर माह हम 1.5 से 2 अरब रुपए हमारी कोशिश है नौजवानों में तकसीम करें, और जिससे 2-2.5 हज़ार नौजवान हर माह इंशाल्लाह ताला छोटे बड़े कारोबार के लिए करेंगे। कामयाब किसान इसके अलावा इंशाल्लाह ताला होगा, और टेक्निकल एजुकेशन जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था, उसके लिए हम लागत नौजवानों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, नौजवानों को हुनर सिखाने के जो प्रोग्राम है उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, और इससे अब तक कितने नौजवान रोजगार कमाने की पोजीशन में आ चुके हैं? देखिए, कामयाब जवान हुनरमंद पाकिस्तान के पहले फेज़ में हमने 1 लाख पाकिस्तान के नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देनी है, जिसमें से 37,000 बच्चे अगले माह इंशाल्लाह ताला सर्टिफिकेशन हासिल करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के 5.5 इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे थे। वो प्रोग्राम भी कोरोना की वजह से, जैसे स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, हमारे टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स भी बंद थे। अदरवाइज हमने लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में इसे ख़त्म करना था, सेकंड बैच शुरू करना था। अब मेरा पैगाम है नौजवानों को, अगले माह हम इसकी तमाम एप्लीकेशंस लेने जा रहे हैं, ताकि जो हमारे बाकी मांदा तकरीबन 63,000 के करीब नौजवान रह गए हैं, उनके लिए हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें हाई एंड एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में पहली दफ़ा पाकिस्तान के मर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हम नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ज़राअत में हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो कन्वेंशनल ट्रेनिंग है, लाइक प्लम्बर बनना चाह रहा है, इलेक्ट्रिशियन बनना चाह रहा है, ड्राइविंग, कुक, ओवरसीज जॉब्स हासिल करने, इस हद तक हम नौजवानों पे सरमायाकारी कर रहे हैं अपनी टेक्निकल एजुकेशन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमसे बात करें तो उस्मान डार साहब मोमिन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवान जो है, और मेरा ख्याल है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने वालों के सामने, जिन लोगों के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं वो कितने मुतमईन क्या ख्याल है। बिल्कुल सही। तो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, फरमाइएगा, आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी जो कि उस्मान डार साहब ने कामयाब किसान के हवाले से की, हुकूमत ने किसानों के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है, आप उससे मुतमईन हैं? क्या हुकूमत अपने वादों पर अमल जो है वो कर सकी है अभी तक जो उन्होंने किए थे, और इन वादों पर आपको यकीन है कि इन पर अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान डार साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें हैं कि एक रियल चेंज है और एक कॉस्मेटिक्स चेंज है। अगर सही तौर पर ज़राअत को उठा दिया जाए, जो फरा आपने सवाल किया था डार साहब से कि 1 करोड़ नौकरियों के लिए आपने सवाल किया, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ज़राअत के शोबे को ये उठा दें तो 1 करोड़ नहीं, मैं कहता हूँ 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी भी जो है वो 48% जो है ज़राअत से मिलता है, एक बात। दूसरी बात जो है, उन्होंने जो बात कही है, इससे एक मखसूस और बहुत कम लोगों को फायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये स्कीम सिर्फ इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ चंद लोगों को, जो ज़राअत एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा शोबा है,
और उसके अंदर जो है वो काम करने की जरूरत है। हर हुकूमत आई है उसने आर्टिफिशियल काम किए हैं, कॉस्मेटिक्स की है। मैं ये कहता हूं कि आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट जो है ज़री बैंक किसानों को किस उस पे देता है, रेट पे देता है, उसको कम करने की जरूरत है। इनपुट्स अगर मेरी महंगी होंगी तो मुझे इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा कि आज अक्टूबर से लेके और आज ये फरवरी है, 800 रुपए डीएपी बढ़ गई, आप यूरिया जो है वो 60 रुपए बढ़ गई, और इसी तरह डीजल देखें वो कितना बढ़ गया। तो गुजारिश ये है कि इसमें वजीर आजम साहब ने, ये भी मैं डार साहब को याद करा दूं कि 1200 अरब का पैकेज अनाउंस किया था, और उसके बाद फिर ये हुआ कि 37 जो है वो अरब, इसका 63 अरब जो है वो किसानों के लिए किया, 63 अरब से कम करके फिर वो 50 अरब पे कर दिया गया, और 50 अरब में से जो है वो खाद के लिए, ट्रैक्टर्स की सब्सिडी के लिए और ज़री बैंक के उसके लिए। आप ये देखें कि उसमें एक पेनी भी नहीं मिली। अप्रैल 2020 से लेके आज तक उन वादों पे अमल नहीं हुआ। तो मैं मतलब कैसे कह सकता हूं कि ये जो आज डार साहब बात कर रहे हैं, और फिर बड़ी बात ये है कि जो एक बड़े बड़े अफलातून बैठे होते हैं, हमारी किस्मतों के फैसले कर रहे होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता कि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो तकलीफ क्या है। अब आपको एक बात और बता दूं कि आप ये देखें कि 40% तकरीबन इनपुट्स की कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, और 8% जो है वो फसल की कीमत जो बढ़ी है। तो मैं किस तरह से मुकाबला जो है वो कर पाऊंगा। आप ये देखें कि चावल मुझसे सस्ता लिया, ठीक है, और 1700 रुपए में लिया, और मेरे शहरियों को, पाकिस्तानियों को वो कितना महंगा जो मिलता है। एक मन में से, मुंजी में से 27 किलो जो है वो चावल निकलता है, 4 किलो उसका 5 किलो टोटा निकलता है। आप ये बताएं कि मेरे से 1700 लेके तो जिसके पास गया वो उसमें से कितना कमा रहा है। इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। फरहान हमजा, आपके इंतहाई शुक्रगुजार है, मैं ये दिल से बात कह रहा हूँ कि आप हर अपने बीट पे जो है वो ज़राअत के किसी न किसी शोबे को टच करते हैं और बात करते हैं। मुझे अब ये उम्मीद हो चुकी है कि जब मीडिया जिस चीज को वो उठाता है तो फिर उसमें जो है वो हुकूमत मुतवज्जे होती है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, जो ट्रैक्टर्स के हवाले से बात कर रहे थे उस्मान डार साहब, ये कितना बेहतर एक इकदाम है हुकूमत का, ये कितना बेहतर है। लोगों को चाहिए होते हैं ट्रैक्टर्स, किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे होते, ये कितना अच्छा एक इकदाम है। साथ ये बता दें मजीद क्या कर सकती है हुकूमत, वक्त तो लगेगा पॉलिसीज लाने में, वजीर आजम कंसर्न तो हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में। जी हाँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो ट्रैक्टर्स की, आप ये देखें कि कोई पूछने वाला नहीं है उसकी। मैं कहता हूँ अगर मैं 500 गुना कीमत कहूँ तो वो बेजाना होगा। आज जो है बड़ा ट्रैक्टर जो है वो 15 लाख में आ रहा है, वही जो आज से चंद साल पहले 7 लाख में, 7.5 लाख में आता था। एकदम से कीमतें बढ़ जाती हैं, बिला वजह बढ़ जाती हैं, कोई पूछता है। देखे ना, उससे किसान को कितना नुकसान होता है। फिर जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा, और उसमें स्किल के इदारे आज अपने बच्चों को खेती बाड़ी कराना पसंद नहीं करता। वो कहता है जाओ जाके मजदूरी कर लो और शाम को ताजा तुम जो है वो ले और घर का गुजर बसर चले। जब इस तरह के हालात होंगे, और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आपके प्रोग्राम की वजह से कि इंटरेस्ट रेट कम करें, लाइव स्टॉक को उठाएं, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। आप देखें कि लाइव स्टॉक जो है उसके ऊपर लोन कम करें। ये कम लोगों के लिए, जो ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये चंद लोगों के लिए होगा। आप ये देखें कि 45 लाख जो है वो जिम्मेदार है पंजाब के अंदर। मैं ये कहता हूं कि बड़े जिम्मेदार जो है वो तो 5 या 6% होंगे, ठीक है। बाकी सारा छोटा जो है वो किसान और जिम्मेदार होता है। उसको किस तनासब से ये चीज जो है वो देंगे। अगर तो ये आर्टिफिशियल है, सिर्फ दिखावे के लिए है कि किसान को जो है वो हम किसान कार्ड दे रहे हैं, नौजवान, नो डाउट इन चीजों की भी जरूरत है। मैं इसको ये कहूंगा कि ये ठंडी हवा का एक झोंका हमें महसूस हो रहा है, वो अभी बात है। जब अमल होगा तो फिर आप दोबारा हमसे पूछेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि जिस तरह ये 63 अरब का ऐलान करके आज तक आपके ही प्रोग्राम में आपको याद होगा कि मुशर्रत कीमा साहबा हमारी बहन आई थी और आपने भी सवाल किया था और मैंने भी सवाल किया था, मगर उसका जवाब आज तक
जो है वो नहीं मिला। बिल्कुल सही, तीन बातें बुखारी पॉलिसी साहब। बना रहे हैं। बिल्कुल सही बुखारी साहब, लेकिन आपके इल्म में वज़ीर आज़म जब ऐलान करते हैं ना कि कट्टों की स्कीम या ये तो वो मुर्गियों मजाक की। उड़ाया जाता है मुर्गियों की, तो लोग जो है ना उन्हें आड़े हाथों लेते हैं और उनके ऊपर बड़ा हंसी मजाक जो है वो बनता है। अच्छा, अब इस्लाहात वो कौन सी है? ये तो हमारे सामने है कि हुकूमत ने बात की कि खाद पे सब्सिडी देंगे, नाकाम हो गई, नहीं दे सके। लेकिन इस्लाहात क्या हैं कि जिसके साथ जो आप कहें यहाँ पे कुछ मुतालबात कि जिसके साथ आप समझते हैं कि ये मामला जो है इसमें बेहतरी आ सके? देखिए, सबसे पहले तो ज़राअत के हर शोबे को उठाना है। ज़राअत के अंदर जो है वो आपका जो अमला है वो पूरा नहीं है। आप हैरान होगी कि अगर जो सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, वो 3500 सीट, पंजाब की बात कर रहा हूँ, अगर है तो इस वक्त वो 1200-1300 काम कर रहे हैं। आप इससे संजीदगी का आप आलम देखें। एग्रेरियन नहीं है। मैं कहता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल के ऊपर जिस तरह हमारा नेबर कंट्री इंडिया ने इसको उठाया, आज उसकी हर चीज जो है वो उसके कंट्रोल में है और उनकी इनपुट सस्ती हैं, उनकी फसलों के रेट बेहतर हैं। ये जो अभी जो हंगामा या ये हुआ, ये भी इसी बात पर हुआ है कि वो इश्तिहार उन्होंने वापस लिया। किसानों से फसलों सपोर्ट प्राइस बेहतर करें, सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करें ताकि किसान उस तरफ माइल हो, उसको पता हो कि मेरी मेहनत का जो है वो मुझको सिला मिलेगा। ट्रैक्टर्स को सस्ता करें, 5 साल की ये पॉलिसी दें और इसको जरी इमरजेंसी नाफिज करें। जरी इमरजेंसी नाफिज किए बगैर जो है वो ज़राअत को नहीं उठाया जा सकता। जितनी बदहाल जो है वो ज़राअत हो चुकी है, किसान बदहाल हो चुका है। फिर यही होगा, दिन ब दिन उसकी जो है वो कमी आएगी। हुकूमत को अब संजीदा लेना चाहिए। 2.5-3 साल गुजर गए हैं, अभी तक ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो इन चीजों को लेके आपको चलना होगा। ज़राअत के जो बजट को उसको बढ़ाना होगा। आप देखें कि ज़राअत का बजट बिल्कुल ना होने के बराबर है। और फिर ये है कि उस ज़राअत के इदारे को डिप्टी कमिश्नर्स के उससे निकालना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़राअत के लोग कभी कोई ड्यूटी दे रहे हैं, अब जो ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे और वो बाकी में मशगूल होते हैं, उसको देखना चाहिए। बिल्कुल ये जो छोटी बिल्कुल ठीक है। महमूदुल्लाह बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन बड़ा एक पैकेज सामने आया है, कुछ चीज़ें हुकूमत सोच रही है, एक प्रोग्राम है। जब तक अमली तौर पर वो नहीं होगा तब तक तो सवालात उठते रहेंगे, लेकिन हुकूमत अगर करे तो किसान को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, रिलीफ मिल सकता है। और वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद बार इस तरफ इशारा भी किया है, भले उसको अपोजिशन तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन जब उन्होंने कट्टों की स्कीम का ऐलान किया, लाइफ स्टॉक की बात की, हाँ, तो उसको इसी नाम के साथ जो है उस पर मजाक किया गया। बातें की तमाम चीज़ें जो हैं ये लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई हैं। अगर इस पर मुनासिब पॉलिसी साजी की जाए और वाकई इन चीज़ों को लिफ्ट किया जाए तो इससे मदद मिल सकती है। अगर इंडिया के किसानों को देखें हमजा, तो भी एग्जैक्टली इसी तरह के कवानीन के बारे में एहतजाज कर रहे हैं ना, कि जहाँ पे आड़त के मामले में उन्हें लग रहा है कि उन्हें नुकसान पहुंचेगा और उनकी फसलें जो हैं उन्हें मुनाफा नहीं मिलेगा, और वहाँ पर जो है दूसरे लोग जो कि मिडिल मैन होंगे, जो कि बाहर से आएंगे, वो सही मुनाफा जो है वो कमाएंगे। उनका वैसे ट्रैक्टर बहुत बड़ा मसला है किसान का, और उसको अगर वो कम सूद पे मिल जाए, हाँ, ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। लोग मतलब कि किराए पे ट्रैक्टर लेके अपनी जो ज़मीन है उसके अंदर हल चला रहे होते हैं, और वो पता नहीं किस तरीके से चीज़ें काश्त हो रही होती हैं। उनके लिए खैर एक ये रिलीफ है। अब उम्मीद करते हैं कि दीगर जो किसानों के मुतालबे हैं वो भी पूरे होंगे। मुझे लगता है हाँ, देखा मुझे पता था कि आपने कुछ खाने पीने का जो है ना वो सिलसिला करना है। किसानों की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान को किसान खिला रहे हैं ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें भी खाने पीने की बात कर लेंगे। अच्छा चले, मैं आपको बताती हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है, आपने खुद खाई भी है रबड़ी? हाँ, रबड़ी खाई भी। कहाँ पे खाई है? बेशुमार जगहों पे खाई भी है, हर जगह पे मिलती है, लेकिन हम आज एक आपको मशहूर जगह दिखा रहे हैं जहाँ की नहीं खाई भी मैं। वो कौन सी है? हैदराबाद की। हैदराबाद जंक्शन जो है ना वो कहलाता है। अगर आप ट्रेन पे सफ़र करें, चूँकि मैं पढ़ती थी JPMC में और मुझे इस्लामाबाद से वहाँ तक सफ़र करना होता था, तो अम्मा अब्बा से एयर टिकट के पैसे कम मिलते थे, तो ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स जो है ना इकट्ठे होकर ट्रेन पे सफ़र किया रहे, गुड ओल्ड डेज। तो उसमें फिर हमने बहुत मज़े का सफ़र, तो उसमें पूरा पाकिस्तान आप देखते हैं, रोहड़ी जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन, तो यहाँ पे ना ये रबड़ी मिला करती थी स्टेशन के ऊपर, और अच्छा, उस वक्त वैसे बेहतर चीजें मिलती थी स्टेशन से खाने पीने वाली, क्योंकि अब तो बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती हैं। वो आप देखें ना, अब तो लगता है कि आप शायद अपने ऊपर जुल्म करने लगे अगर बाहर से कोई चीज लेके। हाँ हमजा, उस वक्त तो ट्रेन्स भी टाइम पे चलती थी ना, स्लीपर्स आप बुक करवाते थे, आप पूरे स्टूडेंट्स जो है इकट्ठे होते थे, तो वो तो पूरा एक पार्टी होती थी। आप 30 घंटे का ट्रेवल कर रहे हैं, 24-28 घंटे का, मुख्तलिफ जगहों पर रुक रहे हैं, तो उसमें मैंने भी ये रबड़ी जो है ये ट्राई की भी।
कैसी है ये रबड़ी? बहुत शानदार, मज़ेदार। जिन्होंने नहीं की उन्हें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मैं शराज भट्टी से पूछता हूँ कि शराज बनती कैसे है, इसमें क्या खास बात है कि फराह इतनी तारीफ कर रही हैं और आपने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छी रबड़ी होती है, हमें मिलवाएं इस रबड़ी से, दिखाएं और फिर आप खाएं। जी बिल्कुल हमजा, यूँ तो मुल्क के हर शहर में खाने पीने की कोई ना कोई डिश सौगात के तौर पर तैयार की जाती है, लेकिन जहाँ हैदराबाद का नाम आता है तो हैदराबाद का नाम सुनते ही जहन में रबड़ी का ख्याल आ जाता है। हैदराबाद की रबड़ी लज्जत, जायके और म्यार में अपना कोई सानी नहीं रखती। यही वजह है कि हैदराबाद की रबड़ी ना सिर्फ हैदराबाद के शहरी शौक से खाते हैं, बल्कि दीगर शहरों से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भी लाजमी तौर पर रबड़ी यहाँ से लेकर जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद में रबड़ी तैयार करने वाली एक ऐसी ही कदीम दुकान पर जहाँ पर रबड़ी तैयार की जाती है। बड़े बड़े कड़ाहों में दूध डाला जाता है, उसके बाद 25 मिनट तक इसे दूध को खूब पकाया जाता है। जब इसके लच्छे तैयार हो जाते हैं तो यही लच्छे जो है बाद में रबड़ी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। इस रबड़ी को कोल्ड स्टोर में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, उसके बाद इसे काउंटर पर फरोख्त के लिए लाया जाता है, जहाँ पर जो है लोग इसे खरीदते हैं, ना सिर्फ खाते हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। मुझे मालूम है कि जो मैंने तरीका आपको बताया है, जो विजुअल आप देख रहे हैं इस टाइम पे, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। मैं भी जब यहाँ पर आता हूँ तो मैं ना सिर्फ खुद रबड़ी खाता हूँ बल्कि अपने घर वालों के लिए भी रबड़ी लेके जाता हूँ। रबड़ी की जो खुशबू है वो उससे जो है मुंह में पानी आ ही जाता है। तो मेरे लिए तो रबड़ी आ ही चुकी है, तो इसलिए अब मुझ में ये हौसला नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक आपसे बात कर सकूं, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि आप प्रोग्राम को आगे लेके चलें और मैं जो है रबड़ी खाने की तरफ चलता हूं। जी ठीक है, बिल्कुल आप नहीं रुक पा रहे हैं शराज, आप जाएं, आप रबड़ी आराम से खाएं और खाने के बाद हमें तस्वीर भी भेजें, हम उसको देख के भी मजीद जो है ना जलेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास और कोई इतनी आप क्यों तरद्दुद उठा रहे हैं? आराम से मास्क उतारें और शुरू हो जाए एकदम से। वैसे हमजा मेरा ख्याल कर रहे थे कि यार अब बिल्कुल सामने खाना शुरू कर दिया तो कहीं प्रोग्राम से ना उठ के चला जाए। हाँ, ये रबड़ी जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त वो है। और चूंकि जैसे मैंने बताया ना कि हम तो पूरे पाकिस्तान का सफ़र करते हुए जाते थे, होता ये था कि हम लोग मतलब स्लीपर्स में बैठे होते थे, ताश वाश खेल रहे होते थे और शर्त लगती थी जिस पे आएगी ना वो अगले स्टेशन से ये खिलाएगा। अच्छा, तो शिकारपुर पे रुके हैं तो वहाँ से कुछ, तो सखर पे रुके हैं तो वहाँ से कुछ, तो हैदराबाद से रुके हैं, तो हर एक के जिम्मे कुछ ना कुछ पड़ रहा होता था। और एंड पे जाते जाते वो पॉकेट मनी जो महीने की लेके आए होते थे ना, बाजू का पता चलता था जब उतरे हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जो हॉस्टल में रहते हैं ना उनका यही होता है, पहले 5 दिन ऐसे होते हैं जैसे कोई मिलियनर है और अगले 25 दिन महीने के ऐसे गुजरते हैं कि जैसे कोई घर बार है ही नहीं, पैसे होते ही नहीं है। लेकिन भाईचारा होता है ना कि फिर जैसे आप एक दूसरे के साथ एहसास करते हैं कि अच्छा अब उसके पैसे खत्म हो गए, चलो कोई नहीं अब पोलन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने वैसे हॉस्टल वालों को जो है ना देखा है कि उधार पे उनकी जिंदगी गुजर रही होती है। मैस से जान छुड़ाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करते हैं। एनीवे, तो ये जिन लोगों ने ये ज़िंदगी एंजॉय की है उनको और ये सफ़र एंजॉय किया पाकिस्तान का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब रेलवे की रिवाइवल की बात की जाती है। और तो ये सौगातें हमारे मुख्तलिफ शहरों की हमें पता चलती हैं और इसको हम एंजॉय कर सकते हैं। टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे रबड़ी की मैं बात करता हूँ।